तो आप अब तक सर किन किन मतलब जैसे जो बहुत मुंबई के प्रसिद्ध हैं आपके क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, हीरो के क्षेत्र में, तो किन किन से आपने मुलाकात? कि मैंने बहुत लोगों के साथ काम नहीं कर पाया, लेकिन उदित नारायण साहब के साथ काम किया, विनोद राठौड़ साहब के साथ काम किया, सपना अवस्थी जी के साथ काम किया। और सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर मुझे लगता है कि मैंने अभी हाल फिलहाल नहीं बोलूँगा, ये हो गए 7-8 साल, लेस्ली लिविस सर, लिविंग लेजेंड जिसको बोलते हैं, तो उनके साथ मुझे रहने का मौका। तुम किसी की हो जाओ और बड़ी हो क्या सजा, किसी की हो जाओ और बड़ी हो क्या सजा, कुछ भी हो जानम ये मेरा दिल नहीं मानता। जिंदगी है और दिले नादान है, क्या सफर है और क्या सामान है। हमारे भी गम को समझकर देख लीजिए, मुस्कुरा देना तो बहुत आसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। कभी कभी लगता है ना कि हम काफ़ी गम में हैं, तो हर एक लोगों की बात चुभने लगती है, लेकिन ये वो साज है कि गम से तुरंत जैसे लगता है कि घोर जब घना छाती है तो उस समय म्यूजिक याद आती है। मैं पहुंच चुका हूं झारखंड में। झारखंड एक डाल्टनगंज है। डाल्टनगंज में विरासत में मिला, अगर लोग कहते हैं कि बाप दादा के विधाओं को बचा के रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे हमारे बीच में शख्स हैं जो कि पूरी विरासत बाप दादा का दिया हुआ आज भी संजो के रखे हैं, उसको हमेशा सजा के रखे हैं और आज भी बहुत सुपर डुपर चल रहा है। हमारे बीच में है राजा जी। उनका नाम मैं खुद इनसे ही जानूंगा, क्या है, कैसे, क्या स्थिति है, क्या कहानी रहा है। पहले तो आपका स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार सर। शुभ नाम अपना बताएंगे? मेरा नाम राजा सिन्हा है। अरे वाह वाह, राजा सिन्हा जी एक अच्छे कलाकार, जैसे लोग कहते हैं ना कि सब में सब कला नहीं होती है, लेकिन कला से परिपूर्ण वही व्यक्ति होता है जो उसमें रमा होता है। कोई गाना जानता है तो बजाना नहीं जानता है, और बजाना जानता है तो गाना नहीं जानता है, लेकिन राजा साहब गाने के साथ साथ बजाते भी हैं। क्या कमाल के बजाते हैं, मैं इनसे ही जानता हूँ। राजा साहब कैसे मन में आया जो विरासत में मिली है? लोग आज की डेट में अगर देखा जाए तो नहीं चाहता है कि जो मेरा बाप जो किया है मैं कभी नहीं करूंगा, उससे अलग करूंगा, लेकिन आप अपनी बाप के जो भी जैसे रहा उसको अब तक सजा के रखा है, ये सब क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विरासत में तो मुझे मिली है। मेरी माँ एक क्लासिकल सिंगर थी, अरे, और सेमी क्लासिकल भी गाती हैं। और मेरे पिताजी पहले रिदमिस्ट थे, उसके बाद उन्होंने कीबोर्ड भी बजाया। तो ये अब मेरे मामा वो भी गाते थे, किशोर कुमार के फॉलोअर थे। तो ये सब विरासत में मिली, लेकिन मुझे शुरू से कभी भी कोई शौक नहीं रहा कि मैं गाना गाऊं या कुछ बजाऊं, इतना होने के बाद भी। लेकिन एक किस्सा है मेरे बचपन में कि मुझे पढ़ना लिखना बड़ा बेकार लगता था जी। तो उसके लिए मेरी जो छोटी मौसी है वो मुझे बहुत लगी रहती थी कि पढ़ो पढ़ो, ये करो, ये होमवर्क करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मैं एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर होता था जिसमें कैसेट लगता था, उसको सुनता था, तो उसको बंद करवा देते थे। तो मुझे ऑप्शन दे दिया गया, या तो तुम गाना सुनो या तो तुम पढ़ाई करो। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि एक गाना है, उस गाने को तुम गा के दिखाओ, या तो तुम ये पढ़ाई करो। तो हमने कोई गाना इजी समझा पढ़ाई से ज़्यादा, तो वहाँ से ये सिलसिला चला। क्या बात है, क्या बात है। जिस तरह से अगर देखा जाए, मैंने स्टडी किया है, खंगाला है, अगर आपकी आवाज़ें एक अलग मिठास है। जिस तरह से आप लोग कहते हैं ना कि जो है जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं, कभी कभी हो जाता है। लेकिन आज से हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं,
आज हमारे दर्शक को आप क्या अपने मुख से जो स्वर आप निकालते हैं, ऐसे यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे तमाम आप छाए हुए हैं, लेकिन हकीकत में क्या है थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएंगे सर? जी ज़रूर ज़रूर। तो मैं बेशक जो सभी के गुरु उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक कॉम्पोजिशन है, वाह वाह, तो कोशिश करता हूँ, उनका तो गाना कोई गा नहीं सकता लेकिन बेशक बेशक। इधर से आओ, इधर से दिखाओ इनको। इनके हाथ उंगली को दिखाओ इधर से आके। ओ पर खुदा आसमानी चे जहां सब है मगर हाय तुझे ढूंढे ये नजर तू आया ना आई खबर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाकई जान डाल दिया सर। बताते रहिए सर, एक बार पूरा आप थोड़ा सा एक लाइन गाइए। वाह सर वाह, अच्छा लगा सर एकदम। बेशक साथिया बेलिया साथिया बेलिया कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। बिन तेरे सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए, बिन तेरे सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए, तूने हमें कभी याद किया ना हम तुझे भूल न पाए, है तेरा इंतजार तू मिले एक बार मर के भी फिर तेरा हाथ नहीं छोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, ढोलना ढोलना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना,
तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। वाह वाह, क्या बात है, आपने तो आवाज को ही दबा दिया मेरे जिस तरह से मतलब है वाकई सर। मैं आज पहली बार, अब तक टीवी में देखता था कि जी टीवी पे ऐसे आता था हमेशा, तो मैं देखा करता था कैसे बजते होंगे। वाकई सर आज सारा गम भूल गया है आपके सामने आके। ऐसा लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम कम है, लेकिन ये सब देख के ऐसा लगता है कोई गम में नहीं है, कोई गम। बहुत अच्छा लगा सर। मैं बता दूं राजा साहब बहुत अच्छे एक एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे गाना भी गाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे लगा कि एकदम जैसे पैदा होते ही आदमी लगता है ना कि सुर बता देता है। लोग कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होते हैं चिकने पात, तो आप समझ सकते हैं इस तरह से है सर हैं सर। और बताइए कैसे मतलब बड़ा लोग म्यूजिक को लेकर आज की डेट में, पहले लोग बड़ा सम्मान देते थे, लेकिन आज के डेट में लोग चाहते हैं जो कलाकार अच्छे हैं डूबते जाते हैं, और जो अच्छे नहीं हैं उनके लिए बहुत काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता। तो इससे इस समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि संगीत से जुड़ना चाहें या फिर जुड़ रहे हैं, तो किस तरह से जुड़े कि अच्छा लगे? जी जी, सबसे पहले तो अभी इससे पहले भी एक इंटरव्यू मैंने कहा था कि उन्होंने पूछा था कि कलाकार का पलायन होता जा रहा है, कला तो सीख रहा है, बहुत म्यूज़िक स्कूल्स चल रहे हैं, लेकिन पलामू में वो कलाकार मिल नहीं रहे हैं। आज भी पलामू जो है कला का धनी है, शहर है, लेकिन अफसोस ये है कि आप अगर कोई भी कलाकार अभी कोई प्रोग्राम करना हो या कोई अच्छा शो करना हो तो आपको बाहर से बुलाना पड़ता है। ये दुख की बात है। ये दुख क्यों है मैं शहरवासियों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्कूल भी है और स्कूल में भरे भरे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, मैंने जगह नहीं है बैठने का, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं? सही कहा। तो उसका कारण मैं बहुत सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु भी है, बच्चे को पेरेंट्स सिखाने भेज भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कलाकार मिल क्यों नहीं रहा है? तो उसका कारण ये है ना कि मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि जब भी आप अपने बच्चों को कहीं म्यूज़िक सीखने भेजें तो सबसे पहले तो गुरु का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बच्चा होता है, गीली मिट्टी होती है जी, उसे गुरु जैसा शेप देगा और वो वैसी शेप में आ जाएगा, और जब वो सूख गया ना तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसको फिर टूटना पड़ेगा अच्छे शेप में आने के लिए। तो पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि आप भेजे ज़रूर सीखने, लेकिन गुरु का चुनाव बहुत ज़रूरी है कि हम जिनके पास भेज रहे हैं वो हमारे बच्चे को कैसा शेप दे सकते हैं, सबसे पहले। और दूसरी चीज़ की अचीवमेंट्स क्या है, उन्होंने खुद क्या किया है अपने लाइफ में, तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। चलिए बहुत अच्छा लगा सर जिस तरह से है सर। क्या मतलब इसको जो आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि कहाँ तक लक्ष्य, एक लक्ष्य निर्धारित हो गया आपका भी कि मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ? क्या है लक्ष्य, क्या है? देखिए, मेरा लक्ष्य पहले हुआ करता था, आज से पिछले 5 साल 10 साल पहले मुझे लगता था मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है। अरे मुझे लगता था मैं भी गा सकता हूँ, मैं भी लोग जैसे गाते हैं इंडियन आइडल्स में, सारे वहाँ लोग बोलते थे कि तुम क्यों नहीं जाते यार, इतना अच्छा गाते हो, तुम मुंबई जाओ। तो मैं भी सोचता था जाऊँगा, और मैं गया भी था बॉम्बे। मैं बॉम्बे रहा भी, मैंने फिल्में भी की, और बहुत अच्छी अच्छी हस्तियों के साथ सौभाग्य मिला मुझे उठने बैठने का। तो मैं जब वहाँ से वापस आया ना, तो वापस आने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि भगवान ने आपको स्टार बनने नहीं भेजा, भगवान ने आपको बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनने नहीं भेजा, भगवान ने सबसे पहले तो इंसान बनने भेजा है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि कोई भी काम का कोई एक टारगेट नहीं होना चाहिए। आप जब टारगेट कर लेंगे ना तो मतलब ये बहुत लोग सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है, टारगेट तो होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ टारगेट ये रखिए ना कि लोग आपको हमेशा हमेशा के लिए याद करें। टारगेट जब आदमी चूज़ कर लेता है ना, तो उस टारगेट के आने के बाद उसको लगता है कि अब तो मैंने पा लिया, जो होना था मेरा तो हो गया।
तो मैं वो नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि मैं सिर्फ काम करता जाऊँ, लेकिन काम में वो सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि काम ही भगवान है। सही कहा आपने। जिस तरह से आप देख सकते हैं उधर इनका वो है, बहुत काफ़ी इन्होंने मतलब प्राइज भी लाया है, और जिस तरह से इनके पिताजी और ये भी, आप इधर देखें जाए, कुमार सानू को कौन नहीं जानता, इधर दिखाइए थोड़ा उदित सा। नारायण जी। उदित नारायण जी, अब उदित नारायण जी हैं, और उदित नारायण के साथ फिल्म के बड़े बड़े हस्तियों के साथ मतलब इनका जुड़ाव रहा, लगाव रहा, जिस तरह से अजीब रहा। तो आप अब तक सर किन किन मतलब जैसे जो बहुत मुंबई के प्रसिद्ध हैं आपके क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, हीरो के क्षेत्र में, तो किन किन से आपने मुलाकात की? मेरी तो बदनसीबी है कि मैंने बहुत लोगों के साथ काम नहीं कर पाया, लेकिन उदित नारायण साहब के साथ काम किया, विनोद राठौड़ साहब के साथ काम किया, सपना अवस्थी जी के साथ काम किया, और सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर मुझे लगता है कि मैंने अभी हाल फिलहाल नहीं बोलूँगा, ये हो गए 7-8 साल, लेस्ली लिविस सर, लिविंग लेजेंड जिसको बोलते हैं, तो उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला, और उनके ज़रिए ही मैंने बहुत कुछ सीखा लेस्ली सर के साथ। तो ये बहुत मैं खुशनसीब समझता हूँ। तो कहाँ तक इसको ले जाना चाहते हैं सर? मतलब ठीक है, आप अपने तक सीमित, जैसे लता जी थी, लता एक स्वर की कोकिला कही जाती थी, लेकिन आज दुनिया में नहीं है। कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले मतलब ऐसा हो गया, तो वो कुछ यादगारें छोड़ कर गई हैं। तो आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं, फिर इसको और बढ़ाना चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ कि भारत का जो संगीत है ना, आज के डेट में बॉलीवुड का संगीत, वो खो गया है। बॉलीवुड का संगीत बिल्कुल खो गया है, और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे तो मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आती थी और जो काम होता था, अब वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, हो नहीं पा रहा। सर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? इसका कारण एक ही है, क्योंकि जहाँ आपको काम करने का और पैसा कमाने का जब आप जिंदगी में सोच लेंगे ना, तो काम कहीं ना कहीं आपका छोटा हो जाएगा, पैसा आप पर हावी हो जाएगा। तो आज लोगों के पास काम बहुत है। आज लोगों के पास, पहले 1 साल में म्यूजिक डायरेक्टर के पास शायद 4 फिल्में होती थी या 2 फिल्में होती थी। आज म्यूजिक डायरेक्टर के पास समय नहीं है, महीना में कम से कम 20 फिल्म कर रहे हो। आप देखिएगा, कल मैं एक फिल्म देख रहा था, शेरशाह। तो मैं कुछ देखूं या ना देखूं, 2 चीज़ ज़रूर देखता हूँ, लिरिक्स कौन लिखा है और म्यूजिक डायरेक्टर कौन है और बैकग्राउंड स्कोर कौन किया है। तो इतनी बड़ी लिस्ट थी म्यूजिक डायरेक्टर्स की कि मैं पढ़ नहीं पाया, वो स्क्रॉल हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब पहले की फिल्म देखते थे, या 90s या 2000 तक देखिए, तो उसमें आता था म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक साहब, म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण, म्यूजिक डायरेक्टर ये। आज तो म्यूजिक डायरेक्टर की इतनी बड़ी लिस्ट होती है कि उनको खुद ही अपना नाम नहीं पढ़ पाते होंगे। तो इसका कारण ये है ना कि वेस्टर्न जो टेक्निकल चीज़ें हैं इतनी हावी हो गई हैं, वो म्यूज़िक, मुझे लगता है ऐसा। अब तो सबकी पसंद अपनी अपनी होती है, बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है। आप देखेंगे आज कोई भी गाना आता बिना रैप का नहीं आता है, चाहे वो सैड सॉन्ग भी बज रहा है, तेरे आगे क्या होते हैं, ला ले ले ला ले ला ला ले ले ला ले, ये क्या है? आप इमेजिन कीजिए कि आप अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहे हैं, बिछड़े प्रेमिका के बारे में, और गाना बज रहा है, उसके बीच से तेरे ऊपर आऊँगा मैं, तेरे नीचे जाऊँगा मैं, तेरी नानी, ये क्या हो रहा है? आपका दिमाग भंग होगा कि नहीं होगा? चाहे खुशी की बात हो रही, ठीक है, रैप एक विधा है, लेकिन रैप पूरा रैप रखिए ना। हर गाने के बीच में रैप रखना, मुझे लगता है कि ये क्वालिटी को कम कर दिया है म्यूज़िक के। अगर सर आप दर्शक हमारे देख रहे हैं, कोई चाहता हो कि आपकी तरह मैं भी म्यूजिक बजा लूँ, गा लूँ जी, तो कैसे प्रयास करना चाहिए? पहले तो सबसे पहले गुरु का चुनाव करिए, अच्छा गुरु। आपको लगता है कि भाई ये जो कर सकता है ना, वो मैं नहीं कर सकता जी, तभी समझिए कि वो आपका गुरु है। अगर आप उनको सुन रहे हो, आपको लगता है कि ये जो कर रहा है मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप समानांतर जा रहे हैं जी। तो गुरु का चुनाव सबसे पहले करें। और दूसरी चीज़ कि सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊँ स्टूडेंट्स को आज के, कि गुरु का सम्मान करो। माँ बाप के बाद गुरु का ही नंबर आता है। अगर आप गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, उसके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, आंख बंद करके, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। सही कहा, सही कहा। लेकिन कुछ गुरु भी होते हैं सर कि मतलब जिस तरह से अगर देखा जाए तो छल कर देते हैं,
बताना नहीं चाहते हैं कि हमसे आगे चला जाएगा, पीछे ऐसा भी तो होता है सर कि नहीं होता? नहीं, एकदम होता ही होता है, यही हो ही रहा है। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन ऐसे गुरुओं से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप भी गुरु हैं, आप भी म्यूज़िक, मुझे पता है कि आप म्यूज़िक जानते हैं, लेकिन आप अपने चेले को देने से थोड़ा हिचकिचाते हैं कि अरे ये क्या करेगा, ये कर लेगा तो फिर मैं और इसको क्या बताऊंगा। ठीक है, तो ये ना करें। म्यूज़िक को ना, म्यूज़िक एक पूजा है, म्यूज़िक पूजा है, ये पूजा की चीज़ है, भगवान है ये सब। इनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं 10 साल काम किया हूँ स्कूल में, म्यूज़िक टीचर। तो जब मैं पहले मुझे बहुत बोला जाता था कि अरे कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा बजाता है, थोड़ा सा हर इंसान को बोला जाएगा तो थोड़ा सा होता ही है। अब भाई गाना बजाना से तो पेट चलेगा नहीं, तो मुझे स्कूल में एक नौकरी मिल गई छोटी सी, तो मैं स्कूल में नौकरी किया। तो जो फर्स्ट प्रोग्राम था स्कूल में, तो मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में कि आपको स्कूल में क्यों लाया जाए, आप म्यूज़िक क्या सिखाएंगे। तो मैं बोला कि मैं म्यूज़िक का एक बैंड बनाऊंगा बच्चों का, और वो बच्चे ही उसमें कीबोर्ड, गिटार, ट्रिपल पैड जो भी वो बच्चे बजाए, बच्चे ही गाए, मैं ये करूंगा। तो मुझे टारगेट दिया गया कि आप इतने महीने में करके दिखाइए, तो मैंने कर दिया। तो प्रोग्राम वाले दिन क्या हुआ कि लिस्ट निकलती है टीचर्स का, किस टीचर को कहाँ ड्यूटी करनी है। तो मैं तो कंफर्म था भाई, मैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट में, मैं तो म्यूज़िक। अब मेरी लिस्ट थी, आपको गेस्ट का वेलकम करना है गेट के सामने। मैं बोला मैं गेट के सामने वेलकम करूंगा तो म्यूज़िक कैसे होगा। तब तो भाई बॉस का ऑर्डर तो ऑर्डर होता है। अब तो मैं खड़ा गेट के सामने वेलकम कर रहा हूँ, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, पेरेंट्स आ रहे हैं। उधर सब मेरे बच्चे पूरा स्टेज पर, सर नहीं है, सर नहीं है, सर तो गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं क्या। थोड़ा हड़बड़ाहट हुई, तो मैं तो दूर से कुछ देख के भी कुछ कर नहीं सकता था, मैं तो ड्यूटी पर था। लेकिन बच्चों ने किसी तरह जो भी मैं सिखाया था वो गाना आना शुरू किए। और मैं बताता हूँ सर कि जब शुरू किए ना वो गाना, और जब चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल वो खड़े होकर ताली बजाए, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। अरे मुझे ये लगा कि जितना लोगों को सिखा के जितनी खुशी मिल सकती है उतना आप करके नहीं कर सकते। क्या बात है। अगर उस मंच पर मैं खड़ा होकर गा रहा होता तो बेशक मुझे भी तालियां मिलती, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो मैं दूर से गेट पर देख रहा था। पहले आप टीचर हैं सर कि जिस तरह से कि बच्चों के बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि बच्चा हीरो बने, बच्चा इस तरह से हो, तो कहीं ना कहीं प्लस है सर कि इस तरह से है। अच्छा भी लग रहा है कि किसी को क्या कहा जाए, ठीक है ना जी। तो बहुत अच्छा लगा सर जो जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, और आपकी सोच को सलाम है सर। जिस तरह से बहुत कम लोग सोच पाते हैं, जी। सभी लोग अपने आप में हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन हीरो पैदा करना जी बहुत बड़ी बात है जी। मैं वही सोचता हूँ कि लोग जिसकी तारीफ करते हैं, अरे वाह वाह क्या गाया, क्या बजाया जी। आज भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो आज अव्वल दर्जे पर काम कर रहे हैं जी। जब भोजपुरी सेक्शन में हो गए, इंडस्ट्री में हो गए, आज भोजपुरी के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो गए। तो लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप डाल्टनगंज में रह गए, सब सेलिब्रिटी हो गए। तो मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि जब वो सेलिब्रिटी बहुत ख्याति पाके, नाम पाके, तालियां पाके जब मेरे पास आके पैर छूता है ना, क्या बात, उस समय मज़ा आता है। तो मैं पैर नहीं छुआना चाहता हूँ, वो नहीं बोल रहा, पैर छूता है नहीं, मतलब खुशी मिलती है। आप किसी को ज्ञान देके देखिए, तो जब वो परफॉर्म करेगा ना तो आपको एक अलग ही खुशी होगी। सही कहा सर। चलिए सर, आपने बहुत कीमती समय दिया, मैं भी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो जितेंद्र की भावना को समझे। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। और लास्ट सवाल ये करना चाहूँगा सर, आज हमसे मिल के आपको कैसा लगा? एक दिव्यांग व्यक्ति, लोग कहते हैं समाज में भिन्न नज़रों से देखा जाता है, लेकिन आज हमारे चैनल पे आके आपको कैसा लगा? सर मैं तो खुद खुशनसीब समझ रहा हूँ कि आप इतनी दूर से मेरे पास आए हैं, ठीक है। और मैं तो, मुझे लग रहा है कि आप कंफर्टेबल है कि नहीं, मैं खुद से थोड़ा ये हो रहा है, लेकिन आपकी जज्बे को सलाम है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके जैसा कॉन्फिडेंस लेवल अगर एक आम इंसान के ज़िंदगी में
25% भी आ जाए ना जी। तो ज़रूर ग्रो कर सकता है वो। वाह सर, थैंक यू सर। चलते चलते फिर जो आपने गाया है वो गाना हो जाए जो आप खुद गाते हैं, मुझे नहीं चाहिए ना किसी उदित नारायण का ना कुमार सानू का, आपका जो आप खुद से गाए हैं और आप अपना म्यूजिक दें और आप अपना खुद का गाना गाएं। जी जी। चलते चलते सर, बस 2 लाइन चलते चलते। जो लगता होगा कि बहुत सुपर हिट है मेरे लिए, जैसे जुबान पे हमेशा हो, सोते समय, जागते समय, उठते समय, बैठते समय, वो वाला सुनाएंगे आप। मेरा अपना? जी हाँ, आपका। मेरा कंपोजिशन है जो मुझे बहुत पसंद है, बेशक, बेशक। और अभी तक मैं वो बड़े लेवल पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम किसी की हो जाओ और बड़ी हो क्या सजा, तुम किसी की हो जाओ और बड़ी हो क्या सजा, कुछ भी हो जानम ये मेरा दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता। क्या बात, थोड़ा सा पूरा गा दीजिए एक बार। अभी बाद में। चलिए दोस्तों, ज़्यादा मैं इनको नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह से आवाज़ और ये म्यूजिक बता रही है कि कयामत से भी आगे कयामत होगा अगर ये जिस दिन गाना आएगा। क्या सर? देखिए उम्मीद तो यही है। वैसे सर देखा जाए तो लोग अश्लील के तरफ बहुत काफ़ी जा रहे हैं, जो पुरानी धरोहर है उसको बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब जितना मैंने स्टडी किया आपके बारे में, पुराने अल्फाज आपने निकाला और पुरानी चीज़ें को आप सजो के रखे हैं, धन्य है सर। नहीं तो आने वाली पीढ़ी को आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप क्या मुंह दिखाएं। वही चीज़, लेकिन आपकी स्वर बता रहा है, आपका साज बता रहा है कि वाकई। चलिए भैया, ऐसे ही रहा। आज हमारे बीच में राजा सिंहान जी थे, जो कि गजब, अगर देखा जाए तो आज तो जितेंद्र धन्य हो गया कि आज राजा जी हमारे चैनल पे हैं और समय दिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।